मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है फलित ज्योतिष में पारंगत होने के लिए केवल एक सूत्र, हाउ टू बिकम प्रोफिशिएंट इन फलित एस्ट्रोलॉजी। जी हाँ मित्रों, फलित ज्योतिष में पारंगत माने प्रवीण, कुशल, दक्ष, ट्रेंड होने के लिए ओनली वन फार्मूला, केवल एक फार्मूला है जिसके आधार पर जिसको पूरी तरह से अपनाने के बाद, स्वीकार करने के बाद निश्चित रूप से आप फलित ज्योतिष में पारंगत हो जाएंगे। और जब मैं फलित ज्योतिष की बात कर रहा हूँ तो आप सभी जानते हैं कि मैं केपी ज्योतिष पर ही वीडियो देता हूँ। कृष्णमूर्ति पद्धति जो मुझे पूरी तरह से विज्ञान सम्मत और प्रासंगिक तथा व्यवहारिक है, नियम संगत है और इसके फल जो है बहुत अकाट्य होते। लेकिन यूट्यूब पर अनेकों वीडियो देखने के बाद आप सब कहीं भ्रम में पड़ जाते हो कि दूसरा नियम, तीसरा नियम, चौथा नियम, इसी में कंफ्यूज होते हो। आज मैं पूरी तरह से आप लोगों का संदेह दूर कर देना चाहता हूँ कि फलित ज्योतिष में, ज्योतिष के फलादेश में निपुण होने के लिए, कुशल होने के लिए, दक्ष होने के लिए, पारंगत होने के लिए केवल एक सूत्र बैठा लो दिमाग। वैसे तो नियम बहुत हैं, सबका पालन करो, लेकिन एक सूत्र जो मेन है, मैं जिसकी चर्चा आज करूँगा। और आपसे अनुरोध है कि आप निश्चित रूप से उस सूत्र को जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली देख करके आप स्वयं अपना फल जानना चाहते हैं, और जो ज्योतिषी मित्र हैं वो दूसरे की भी कुंडली देखते हैं। अगर मेरे बताए इस सूत्र को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से एक न एक दिन सारे नियमों को अपनाते हुए आप प्रोफिशिएंट हो जाएंगे, पारंगत हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए। हाइप का बटन आता है तो हाइप कीजिए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक ज़रूर करिए, अधिकतम मित्रों को शेयर करिए, और वीडियो के अंत में एक प्यारा सा कमेंट दीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर देता हूँ। और वीडियो को पूरा देखिए, बहुत लंबी वीडियो नहीं रहती, फिर भी अगर आप अधूरा देखते हो तो जानकारी पूरी नहीं मिलेगी। आज मैंने जो चार्ट दिया है केवल केपी लग्न आबलिक कस्प चार्ट, ये नेचुरल कुंडली है, मेष लग्न की यही बराबर देता हूँ, प्रायः देता हूँ। और लग्न और कस्प कुंडली इसी को मान के चलिए, जबकि लग्न कुंडली और कस्प कुंडली में भाव और ग्रहों में कभी कभी अंतर आता है, लेकिन इसको मान के चलिए कि यही लग्न कुंडली भी कस्प, क्योंकि दो कुंडली बनाने से आप कंफ्यूज हो जाओ। और नियम सूत्र जो बता रहा हूँ बहुत ही ग्राह्य है और बहुत ही बार बार उस पर चर्चा हुई है, लेकिन इस तरह से मैं कभी नहीं बताया हूँ कि केवल एक ही सूत्र ही है। अनेक सूत्र हैं, सबका पालन करिए, नियमों को ध्यान में रखिए। एक सूत्र यह है कि केपी ज्योतिष का सूत्रपात ही इसी नियम पर हुआ था। आप सभी जानते हो कि जो भी केपी ज्योतिष है ये वैदिक और पुरानी ज्योतिष से ही निकली हुई ज्योतिष है। इसमें शोध हुआ और इसके वैज्ञानिक आधार अपना करके गुरुवर के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने इसमें बहुत ही विलक्षण अद्भुत सूत्रों को दे करके, खोज करके, कुछ नई चीज़ों को जोड़ करके इसको बहुत ही व्यवहारिक और प्रासंगिक बना दिया है। इसके नियम बड़े सटीक हैं, जिसमें आपको उत्तर तुरंत मिल जाता है। तो मित्रों, आप सभी जानते हो कि ग्रह, राशि, नक्षत्र, इस पे ही आधारित है ज्योतिष, कुंडली का आपका फलित सिद्धांत। लेकिन अब तक जो आपने अध्ययन किया, पढ़ा या वीडियो में देखते रहे हो, केपी के अलावा
तो उसमें राशियों का वर्णन जाते हैं कि ग्रह किस राशि में है, ग्रह किस भाव में है। भाव तो इसमें भी है, लेकिन इसमें लग्न कुंडली और भाव कुंडली को अलग अलग देखना पड़ता है, और फल तो भाव कुंडली के आधार पर ही होता है। लग्न कुंडली से हम ग्रहों के नक्षत्र देखते हैं, राशि देखते हैं, दृष्टि और ज्योति भी देखते हैं, ग्रहों की दृष्टि देखते। भाव कुंडली से फल देखते हैं कि ग्रह किन भावों को सिग्निफाई कर रहा। फल केवल ग्रह का होता है और उसके सभी सहयोगी हैं, चाहे राशि हैं, नक्षत्र हैं, उपनक्षत्र या अन्य। तो आप ये मान के चलिए कि किसी भी रूप में, चाहे नक्षत्र के रूप में, चाहे उपनक्षत्र के रूप में, चाहे उप नक्षत्र के रूप में, चाहे लग्न के रूप में, चाहे राशि के रूप में, चाहे किसी प्लेसमेंट से, फल तो ग्रह ही देते हैं, मेन वही होते हैं, और ये सारे फैक्टर उनका सहयोग करते हैं। हम यहाँ मेन चीज़ बताने जा रहा हूँ, राशि और नक्षत्रों के बारे में आप जानते हैं। 12 राशियाँ और 27 नक्षत्र हैं, लेकिन प्राचीन ज्योतिष में, पुराने समय में भी नक्षत्रों का महत्व बहुत ज़्यादा था, क्योंकि नक्षत्रों से ही जो राशि बनती है, राशि नक्षत्रों का ही समूह है। ये नाते नक्षत्र की महत्ता, जिससे जो बनता है उसका महत्ता ज़्यादा होता है। पहले की ज्योतिष में नक्षत्रों का महत्व था और वो सीमित हो गया है आज। कहाँ? एक तो वर कन्या मिलान करना हो तो नक्षत्र के आधार पर होता, और मुहूर्त निकालना हो, कोई भी लोग, चाहे विवाह का, चाहे गृह निर्माण का, चाहे भूमि भवन वाहन खरीदने का, या कोई शुभ हो, उसके अलावा हम नक्षत्रों का प्रयोग नहीं करते रहे। गुरुवर के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने इसको अध्ययन किया और विस्तार से नक्षत्रों के महत्व को समझा, और उन्होंने पाया कि फल राशियों का नहीं बल्कि नक्षत्रों का मिलता है। ग्रह जिस राशि में है, जिस भाव में है, उसका फल नंबर 2 होता है, लेकिन नंबर 1 का फल, सबल फल, नक्षत्रों द्वारा ही मिलता है। इस पर बार बार हमने बताया है, सिग्निफिकेटर भी आप जानते हो, और नक्षत्रों के बारे में भी बड़ी चर्चा हुई है, उपनक्षत्र और उपनक्षत्र तक भी बड़ी चर्चा हुई है, लेकिन नक्षत्रों के महत्व को आज बताने समझाने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से देखिए और समझिए और सीखिए। मित्रों, बार बार कहा जाता है कि नक्षत्र का फल सबल होता है। सबल का मतलब यही है कि वही फल मिलता है। भाव और राशियाँ जो ग्रह की स्वयं की होती हैं, वो माध्यम बनती है किसी भी घटना और फल के लिए, लेकिन फल शुभ होगा, अशुभ होगा, अच्छा होगा, किस विषय में होगा, ये नक्षत्र निर्धारित करते हैं। जैसे मेष लग्न की कुंडली है, नेचुरल है, इसमें किसी भी ग्रह को उठा के आप देख लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हम सूर्य को लेते हैं। सूर्य इस कुंडली में, मैं कोई पहले से तैयार करके ना, मान लीजिए सूर्य इस कुंडली में तृतीय भाव में, माने मिथुन में बैठा, इसी मिथुन में सूर्य मिथुन में जब बैठा है, तो सूर्य अपने द्वारा किन भावों का कार्जेश है, इसको भाव कुंडली मान के देखिए। सूर्य तीसरे में बैठा है, 3 का कार्जेश हुआ, और सूर्य की राशि 5वें में है, 3 और 5वें भाव का कार्जेश हुआ। सूर्य की दृष्टि लेंगे, दृष्टि भी जहाँ पड़ती है उनका सिग्निफिकेटर है, कार्जेश होता है। तो सूर्य की दृष्टि 7वीं होती है 9वें भाव पर, 3, 5 और 9। अब ये सूर्य अगर मिथुन में बैठा है तो किस नक्षत्र में है? मिथुन राशि में। ये होता है मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वस। मतलब मृगशिरा नक्षत्र का 6 अंश 40 कला, आर्द्रा का 13 अंश 20 कला, और पुनर्वस का होता है 10, 13 6 9 30। इस तरह से
मृगशिरा मंगल का है, आर्द्रा राहु का है और पुनर्वस गुरु का है। अब किसके नक्षत्र में बैठा है, मतलब 6 अंश 40 कला तक अगर बैठा है सूर्य, तो मंगल के नक्षत्र में होगा। यहाँ देखिए मंगल को हमने पकड़ लिया। अब देखना ये पड़ेगा कि मंगल कहाँ बैठा है। मंगल मान लीजिए कर्क में बैठा, यहीं सूर्य के बगल में। अब मंगल को कौन कौन से भाव मिलेंगे सिग्निफिकेटर के रूप में या कार्जेस के रूप में? मंगल एक तो चौथे को बताएगा, दूसरे मंगल लग्न का भी मालिक है, 1 को बताएगा, और मंगल 8वें को भी बताएगा, क्योंकि वृश्चिक उसकी अपनी राशि है। मंगल की दृष्टि को देखोगे 1 2 3 4 7वें को भी बताएगा, और 7वीं दृष्टि 10 पर है तो 10वें को भी बताएगा, 8वीं दृष्टि 11 पर तो 11 को। अर्थात मंगल 4 1 8 7 10 11 को अपने स्वयं के द्वारा और दृष्टि के द्वारा बताएगा। अब मंगल ही तय करेगा, क्योंकि सूर्य का नक्षत्र मंगल है, मंगल ही तय करेगा कि कौन सा फल मिलेगा। फल तो मिलेगा तृतीय, 5वां 9वां। 5वां आपका संतान पक्ष भी होता है, आपका तंत्र मंत्र का भी पक्ष होता है, 5वां आपका ज्ञान पक्ष भी होता है, 5वां फिल्म का, सिनेमा का, नाटक का ये भी होता है, स्वास्थ्य के लिए भी 5वां महत्व। तो तृतीय अर्थात 5वां स्थान, 9वां स्थान धर्म का होता है, पिता का होता है, लंबी यात्राओं का होता है, आदि आदि। तो फल तो मिलेगा। तृतीय माने चाहे भाई बहन समझिए, चाहे अपना पराक्रम समझिए, चाहे कोई एजेंसी के माध्यम से, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के माध्यम से, या कोई टिकट लेना चाहते हैं तो उसके माध्यम से, 5वां संतान पक्ष, ज्ञान पक्ष, मनोरंजन पक्ष, और 9वां पिता पक्ष, धर्म पक्ष। फल तो यही देंगे, लेकिन कौन सा फल देंगे, अच्छा या बुरा। अब ये अच्छे फल के लिए अगर आपको धन संबंधी कुछ देखना है तो 10 11 आया है। मैं बार बार बताया हूँ 6 10 2 11 ये भाव बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, इनमें 10 11 आया है। इसके अलावा चौथा भाव आया है मंगल भूमि का कारक है, भूम भवन वाहन शिक्षा का भी आया, माता का भी है। लग्न आप स्वयं हो, आपकी काबिलियत है, और 8वां स्थान कष्ट का है, संघर्ष का है, परेशानी का है, नक्षत्र के माध्यम से आता है। तो जो भी आप करोगे अच्छे किसी भी क्षेत्र में कष्ट, संघर्ष, परेशानी आएगी। अब ये 4 1 8 7 10 11 किन भावों का फल देगा? फर्ज करिए कि अगर धन चाहिए आपको तो धन के लिए तो 10 11 आया, लेकिन यही मंगल ही अकेले धन नहीं देगा, भले सबल है धन देने के लिए, लेकिन इसमें 2 स्टेप और, ये 2 स्टेप हुआ, ग्रह और उसका नक्षत्र, और 2 स्टेप और होता है। आप 4 स्टेप का नाम सुने हैं, केपी 4 स्टेप। ग्रह का उप नक्षत्र, सूर्य जैसे मंगल के नक्षत्र में है, ऐसे उप नक्षत्र में भी किसी के होगा। मान लीजिए सूर्य मंगल के नक्षत्र में है, तो मान लीजिए चंद्रमा के उप नक्षत्र में है, क्योंकि मिथुन में 6:40 लास्ट में होता है, तो चंद्रमा के उप नक्षत्र में है। तो यहाँ चंद्रमा आप कहीं बैठा दो, 5वें में बैठा दिया, तो चंद्रमा में 5वां भाव आ गया, चंद्रमा में 4था भाव भी आ गया। अब चंद्रमा इसमें किस नक्षत्र में है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ चंद्रमा सिंह में किस नक्षत्र में होगा, मघा में,
पूर्वा में, उत्तरा में। मघा पूर्वा और उत्तरा सिंह में ये 3 नक्षत्र होते हैं। मान लीजिए केतु मघा के नक्षत्र में बैठा और केतु यहाँ बैठा है मकर में। तो केतु और राहु को दोनों राशियां हो जाती हैं। जिस घर में बैठता है उसकी वो भी राशि हो जाती है, और अगर उस ग्रह की दूसरी राशि है तो अर्थात केतु 10 और 11 का कारजेश होगा। केतु को सीधे पकड़िए, चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है तो केतु में 10 और 11 ये दिखाई दिया। अब आप यहाँ ये देखोगे कि जो नक्षत्र बता रहा था, सूर्य का नक्षत्र मंगल जिन भावों को बता रहा था, इसका उप नक्षत्र स्वामी क्या उन्हीं भावों को बता रहा है। लेकिन उप नक्षत्र स्वामी का नक्षत्रेश क्या बता रहा है? चंद्रमा तो बता ही रहा है, लेकिन इसका नक्षत्रेश केतु 10 और 11 को बता रहा है, और मंगल में भी 10 और 11 आया है। यही कॉमन भाव है। 10-11 मतलब कर्म स्थान, राजनीति, राज्य पक्ष, और 11वां स्थान लाभ, पदोन्नति, प्रमोशन, राजनीति में उच्च पद, और 11वां माने लाभकारी स्थिति। मतलब 6, 10, 2, 11 में से 10-11 भाव मिले हैं धन के लिए। ये सूर्य उपयुक्त है क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है। मंगल में 4, 1, 8, 7, 10, 11 आ रहा है। चंद्रमा के उप नक्षत्र में है। चंद्रमा का नक्षत्र केतु है जो 10 और 11 बता, अर्थात ग्रह के नक्षत्र में जो भाव आए हैं वही उप नक्षत्र के नक्षत्र में भाव भी आए हों तो वो प्रामिश कर देता है उप नक्षत्र स्वामी। तो मतलब नक्षत्र के जो सबल फल है वो उप नक्षत्र के प्रामिश होने से सबल फल हो जाता है। अर्थात आपका सूत्र इसी आधार पर सही हो जाएगा कि केवल नक्षत्र को आप देखिए, केवल नक्षत्र का माध्यम पकड़िए और हमेशा 4 स्टेप थ्योरी अपनाइए कि कोई भी ग्रह स्वयं के द्वारा जो भाव बता रहा है, मतलब 10 स्वयं के द्वारा बताया 3, 5, 9, माध्यम तो यही होगा। जो तृतीय भाव से जो चीज़ें देखी जाती हैं, पंचम से जो देखी जाती हैं, नवम से जो देखे, इसी द्वारा चूँकि 10-11 इसमें भी आया और चंद्रमा के नक्षत्र इसमें भी 10-11 आया, मतलब ग्रह का नक्षत्र और उप नक्षत्र का नक्षत्र, ये दोनों जिस भाव को परामर्श करेंगे, बताएंगे, वही फल मिलेगा। अर्थात सूर्य धनदायक ग्रह है, अपनी दशा अंतर और प्रत्यंतर में धन देगा, आपकी पदोन्नति कराएगा, लाभकारी स्थितियां होंगी। और इसमें मान लीजिए 8वां भाव इस नक्षत्र में आया है, लेकिन उप नक्षत्र में 8वां नहीं दिखाई दे रहा है, तो 8वां उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। इसमें महत्वपूर्ण केवल 10 और 11 होगा, क्योंकि इसके उप नक्षत्र चंद्रमा में 10-11 आया है। अर्थात इसे जैसे सूर्य का हमने बताया, ऐसे हर ग्रहों का आप देखिए। पहले देखिए ग्रह स्वयं के द्वारा क्या बता रहा है, जिन भावों को बता रहा है उनको सोर्स ऑफ रिजल्ट मान लीजिए। लेकिन क्या रिजल्ट होगा, नक्षत्र क्या बता रहा है। नक्षत्र अगर धनदायक भावों को बता रहा है, 6, 10, 2, 11 में से कोई भाव, और उसका उप नक्षत्र ग्रह का वो भी नक्षत्र के माध्यम से 6, 10, 2, 11 बता रहा है, तो निश्चित रूप से धन देगा। नक्षत्र अगर संतान के बारे में बता रहा है 5, 2, 11, और यहाँ इसका भी नक्षत्र 10-11 बता रहा था, 5-11 भी माना जाएगा कि संतान के लिए अच्छा, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। अर्थात सूर्य यहाँ चूँकि 11 भाव हैं और यहाँ है, यहाँ 1 है, अर्थात 1-11 इसमें है और इसमें 11 है, तो इसका मतलब हेल्थ के लिए भी बढ़िया है। 4-11 है, इसका मतलब भूम भूम वाहन के लिए भी बढ़िया है, शिक्षा के लिए भी बढ़िया है। तो इस तरह से 11वां भाव होने से बहुत कुछ आपकी घटनाएं जो सोचते हो जीवन की ओर सफलताएं मिलने की
उम्मीद है इस सूर्य के द्वारा। इसी तरह आप किसी भी ग्रह को किसी की भी कुंडली में पहला फोकस ही देखिए कि नक्षत्रेश क्या कह रहा है। अगर नक्षत्र स्वामी में आपके वांछित इच्छित भाव आए हैं और रूप नक्षत्र स्वामी अपने नक्षत्र के माध्यम से उन्हीं भाव समूहों में से एक दो भाव सपोर्ट कर रहा है, तो उस कामना की आपकी पूर्ति होगी, वो ग्रह पूरा करेगा और आपके लिए अच्छा फल देगा। इस नाते ये नक्षत्र का नियम, इस मूर्ति पद्धति में नक्षत्रों की सर्वाधिक महत्ता है। नक्षत्र द्वारा प्राप्त फल को सबल फल कहा गया है। और इस नियम को छोड़ के जब आप केंद्र, त्रिकोण, राशि वगैरह में जाएंगे तो सूक्ष्म फल नहीं मिलता है, केवल कल्पित फल मिलता है। आप बता दिए कभी लागू होता है कभी नहीं, लेकिन ये फल हमेशा लागू होता है। तो मित्रों, यहाँ हमारे कहने का मतलब था कि एक सूत्र क्या है, केवल नक्षत्र का फल सबल होता है, लेकिन स्वयं ग्रह का नक्षत्र ही नहीं देखना है, ग्रह के ऊपर नक्षत्र का भी नक्षत्र, और दोनों के नक्षत्र, ग्रह का नक्षत्र और उप नक्षत्र का नक्षत्र। जैसे यहाँ सूर्य का नक्षत्रेश मंगल है और यहाँ उप नक्षत्र का नक्षत्रेश केतु है, दोनों 10-11 बता रहे हैं। यहाँ देखिए, तो धन की स्थिति में हमने भविष्यवाणी किया, अन्य स्थितियों में भी जहाँ दोनों टैली कर रहे हैं उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है, वो 100% सही उतरते हैं। इस नाते एक सूत्र केवल अपनाइए कि पहले नक्षत्र को देखना शुरू करिए, उसके बाद नक्षत्र से ही उपनक्षत्र बने हैं, उपनक्षत्र से उप नक्षत्र बने हैं। सबकी ज़रूरत है, फलादेश में हर जगह सबकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस नियम को जब आप याद रखेंगे, सीखे रहेंगे, तभी सही फल कह पाएंगे। अगर आप कुछ भी देखते रहिए, ऊंच नीच, राशि, उप नक्षत्र, उप नक्षत्र, दृष्टि जुति, लेकिन नक्षत्र के महत्व को जब तक आप अंगीकार नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, उसका फल सेंस में नहीं रहेगा, समझ में नहीं रहेगा, तब तक वो फल सही नहीं होगा। तो मित्रों, केवल एक सूत्र यही है कि नक्षत्र बल प्रमुख होता है और वही फल मिलता है जो ग्रह का नक्षत्र बताता है, और उसके परामर्श के लिए, उसके सहयोग के लिए, उसके सपोर्ट के लिए उप नक्षत्र के नक्षत्र का भी बल देखिए। उसमें अगर ये भाव समूह आए हों प्रमुख और सहायक रूप से, तो निश्चित रूप से वो फल मिलेगा, कन्फर्म मिलेगा। तो वीडियो लंबा ना हो, इस नाते आज का शीर्षक टॉपिक ही समाप्त करता हूँ। पुनः मिलूँगा 3 दिन बाद एक नए शीर्षक को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।